मैं दोबारा से बेटा बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, वाई अर्थ इज नॉट विद इक्विलिब्रियम विद द सन। अर्थ और सन के दरमियान बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, और वो लिखा हुआ है रफली जो है वो 149.6 मिलियन किलोमीटर दूर है। अर्थ जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है जो सूरज से आती हैं, उसके बाद वो उसको एमिट करता है। एमिट करने का मतलब ये है पहले एब्जॉर्ब करता है, बाद में उनको एमिट कर देता है। और ज़्यादातर चीज़ें एक दूसरे के साथ जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम में तब तक नहीं आती जब तक उनके आपस में कॉन्टैक्ट ना हो। अब अर्थ और ज़मीन के दरमियान बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, जिसकी वजह से बहुत कम रेडिएशन सूरज की ज़मीन तक पहुंचती है, जो कि इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती है। इतनी ज़्यादा स्पेस होने की वजह से और इनके दरमियान वैक्यूम होने की वजह से अर्थ और जो सन है वो इक्विलिब्रियम में नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन अ ब्लॉक विद अ होल it is heated, why does not the material around the hole expand into the hole and make it small? ओके जी, कहते हैं कि जब हमारे पास आपके पास एक बॉडी ले लेते हैं, और मैं बॉडी की यहाँ डायग्राम बना देता हूँ। इस तरह की एक डायग्राम है और इसके अंदर एक होल है। ये एक आपके पास होल है। कहते हैं जब हम इसको हीट करते हैं तो मटेरियल के जो होल के अंदर आपके पास ये फिल क्यों नहीं हो जाता? जब आप किसी भी चीज को, रिंग को हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड करता है। एक्सपैंड करने से उसका सरकमफ्रेंस बढ़ता है। सरकमफ्रेंस क्या होता है? ये आउटर साइड। जब आप इस ब्लॉक को हीट करेंगे तो ये एक्सपैंड करेगा हर डायमेंशन के अंदर। इस तरफ भी इंक्रीज होगा और इस तरफ भी इंक्रीज होगा। जब ये आपके पास एक्सपैंड करेगा बाहर की तरफ तो आपके पास ये जो सरकमफ्रेंस है ये भी इंक्रीज करेगा। तो डायामीटर जो इसका है वो डिक्रीज नहीं होगा, वो भी इंक्रीज होगा। वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, वो डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो लेंथ है या सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है वो इंक्रीज होना है, जिसकी वजह से ये आउटवर्ड मूव करेगा। और आउटवर्ड मूव करने की वजह से आपके पास वो जो हीट करने से मटेरियल का जो होल है वो एक्सपैंड होगा और वो स्मॉल नहीं होगा। Question number 3. A thermometer is placed in direct sunlight. Will it read the temperature of the air or of the sun or of something else? जब एक थर्मामीटर को आप सनलाइट में रखते हैं तो ये आपके पास सराउंडिंग एयर का टेम्परेचर मेजर करता है। सराउंडिंग एयर का टेम्परेचर मेजर करता है, और ये आपके पास डिपेंड करता है थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस के ऊपर। आपके पास जितना अच्छा थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस होगा इसकी रीडिंग उतनी अच्छी होगी, और वो जो थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा आपके पास इस सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ। तो जो नॉर्मल थर्मोमीटर है वो आपके पास सन की ये जो मेजरमेंट है टेम्परेचर वो नहीं कर सकता। और ज़्यादातर जो आपके नॉर्मल थर्मामीटर होते हैं ये सराउंडिंग को भी अच्छी तरह से मेजर नहीं करते। आपके पास अच्छा थर्मामीटर टेम्परेचर वो जो ये जो हवा का जो मेजर करने के लिए टेम्परेचर होता है इसके लिए एक अलग थर्मामीटर यूज होता है। ठीक हो गया? लेकिन इसके जवाब में जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे जब हम डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो जो आपके पास ये जो थर्मामीटर है ये आपकी सराउंडिंग का टेम्परेचर मेजर करेगा। किसका टेम्परेचर मेजर करेगा? सराउंडिंग का, जो उस वक्त उसके गिर्द है। या आप इसको ये भी कह सकते हैं टेम्परेचर ऑफ एयर। टेम्परेचर ऑफ एयर मेजर करेगा, ये सन की मेजरमेंट नहीं कर सकता। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, द प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर कंटेनिंग हाइड्रोजन विल लीक मोर क्विकली देन इफ इट इज इन कंटेनिंग ऑक्सीजन। आपके पास अगर हम ऑक्सीजन रखते हैं एक सिलेंडर के अंदर तो वो लीक लेट होगी, लेकिन अगर हाइड्रोजन रखते हैं तो वो लीक ज़्यादा होगी। अगर हम रेट ऑफ डिफ्यूजन लेते हैं, डिफ्यूजन क्या होता है? आपके पास मॉलिक्यूल्स का एक छोटे से होल से बाहर निकलना कहलाता है डिफ्यूजन। क्या कहलाता है? बल्कि नहीं सॉरी, वो कहलाता है इफ्यूजन। और डिफ्यूजन का मतलब ये है मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल। डिफ्यूजन क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल। अगर हम मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल का फार्मूला लेते हैं तो वो डिपेंड करता है रेडियस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। R1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M1 एंड R2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M2। तो जिस मॉलिक्यूल का साइज ज्यादा बड़ा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा?
कम होगा। जिस मॉलिक्यूल का साइज छोटा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। जिस मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, और जिस मॉलिक्यूल का साइज छोटा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। अब ऑक्सीजन लाइटर है, सॉरी हाइड्रोजन लाइटर है ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन लाइटर है ऑक्सीजन से, और उसका मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी ऑक्सीजन की निस्बत कम है, इसलिए उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है। इसलिए उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, ज्यादा है। इसलिए जो प्रेशर है गैस सिलेंडर का हाइड्रोजन जिसके अंदर है वो ज्यादा जल्दी बाहर निकलेगी बनिस्बत ऑक्सीजन की, क्योंकि वो जल्दी आपके पास डिफ्यूज हो जाएगी। डिफ्यूज हो जाएगी यानी एयर के साथ मिक्सिंग हो जाएगी उसकी, इसलिए जो आपके पास हाइड्रोजन है वो जल्दी लीक आउट हो जाएगी कंटेनर में से बनिस्बत ऑक्सीजन के। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपेंड टू टेम्परेचर ऑफ अ रूम इन विच एन एयर कंडीशनर इज लेफ्ट रनिंग ऑन अ टेबल इन द मिडल ऑफ द रूम। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एयर कंडीशनर आपने लेफ्ट कर दिया टेबल के ऊपर एक रूम के अंदर। आपके पास अगर एयर कंडीशनर को हम देखें तो एयर कंडीशनर क्या करता है, एयर कंडीशनर के दो पार्ट्स होते हैं, एक जो घर के अंदर होता है, एक घर के बाहर होता है। अगर वो दोनों पार्ट आपने अंदर ही रख दिए तो आपके पास उसका काम क्या होता है, एयर कंडीशनर का एक जो अंदर लगा होता है पीस, वो जो हॉट एयर होती है उसको बाहर लेकर जाता है, जो अंदर की गर्म हवा होती है उसको बाहर निकालता है बाय यूजिंग द, वो जो इजेक्टर बाहर आपने लगाया होता है ना जो पंखे की तरह मूव कर रहा होता है उसकी मदद से, और ठंडी हवा को अंदर सेंड कर रहा होता है। लेकिन अगर दोनों एक ही कमरे में लगे हुए हैं तो हमारे पास ना तो जो हीट है वो ना बाहर जा रही है कमरे से, ना बाहर से अंदर आ रही है। तो हमारे पास ये होता है कि क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है जब वो रन करती हैं तो वो कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस करती हैं, तो उस रूम का जो टेम्परेचर है वो कम होने की बजाय ज्यादा हो जाएगा, यानी वो रूम ठंडा होने की बजाय गर्म हो जाएगा। The temperature of the room will not decrease but it increase slightly because air conditioner absorb heat from the room as well as rejects heat in the same room at the same rate. So temperature of the room would remain unchanged. During compression of gas, some heat is produced due to friction in the compressor. This heat is also expelled in the same room. Therefore, the temperature of the room will increase slightly. Why does the pressure of the air in an automobile tire increases if the automobile is driven for a while? देखिए जब हम गाड़ी को मूव करते हैं और गाड़ी जब मूव करती है तो उसके जो टायर्स हैं वो वर्क करते हैं अगेंस्ट द फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर, और वो जो फ्रिक्शन है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी आपके टायर के अंदर एब्जॉर्ब होती रहती है। अब जब आपके टायर्स को हीट एनर्जी मिलती है वो हीट आपके जो टायर के मॉलिक्यूल्स है यानी रैंडम जो गैस हमने उसके अंदर भराई हुई है उसके अंदर वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपके जो टायर्स के जो अंदर जो हवा है, हवा के जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से उस गाड़ी के टायर्स का प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए कई दफ़ा ऐसा होता है कि खड़े खड़े गर्मियों में गाड़ी के जो टायर होते हैं वो ब्लास्ट कर जाते हैं। जब आप उसको ज़्यादा चलाते हैं और चलाने के बाद आप उसको किसी जगह पर रोक देते हैं तो वो रोकने की वजह से थोड़ी देर बाद ऐसा होता है कि वो टायर में से हवा ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, ब्लास्ट हो जाती है, या चलते चलते गाड़ी का टायर फट जाता है। और ये ज़्यादातर गर्मियों में होता है। क्यों? क्योंकि गर्मियों में हीट ज़्यादा होती है, आपके पास एजेक्शन ऑफ हीट कम होती है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है, और जब एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है तो वो जो अंदर का प्रेशर होता है वो इंक्रीज होने की वजह से आपके गाड़ी के टायर फट जाते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 7, ऑन रिमूविंग द वॉल्व द एयर एस्केपिंग फ्रॉम अ साइकिल ट्यूब कूल। जब हमारे पास हम गाड़ी का जो या साइकिल जो भी है आपके पास उसकी ट्यूब में से वो जो उसकी जो पिन होती है वो निकाल दें, वॉल्व जो पिन होती है वो निकाल दें, तो वो हमारे पास जो ट्यूब होती है वो कूल डाउन हो जाती है। जब आपके पास हमने गाड़ी के टायर के अंदर हवा भरी हुई है तो उसके अंदर प्रेशर है, यानी साइकिल का टायर ले लिया गाड़ी का, उसके अंदर प्रेशर है। अब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, ऊपर लिखा हुआ है।
अब काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है? टेम्परेचर। इसका मतलब है प्रेशर है तो टेम्परेचर ज्यादा है, लेकिन जब हम वॉल्व को रिमूव कर देते हैं तो वो जो प्रेशर है वो कम होने लग जाता है, और प्रेशर कम होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से आपके पास जो गाड़ी के या साइकिल के टेम्परेचर है वो डिक्रीज होगा, और टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से आपके पास आपका वो जो टायर है सिलेंडर, जो आपके पास गाड़ी का जो टायर है, ये ट्यूब है, वो आपके पास क्या हो जाएगी? कूल डाउन हो जाएगी। अच्छा मैडम, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, राइट द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपके पास एक क्लियर आइडिया नहीं देता अबाउट द डायरेक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन और एवोल्यूशन ऑफ हीट, यानी हीट कौन सी चीज एब्जॉर्ब कर रही है या किस साइड पे एवॉल्व हो रही है, आपके पास ये एग्जैक्ट आइडिया आपको नहीं मिलता बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको ये नहीं बताता कि आपका ये जो रिएक्शन है इसकी फिजिबिलिटी क्या है। फिजिबिलिटी का मतलब ये है कि ये कितना बेहतर है, ये आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताता। और आपके पास एंट्रोपी ऑफ सिस्टम के बारे में भी आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताता, और ये नहीं बता सकता कि कौन सी बॉडी हीट एब्जॉर्ब कर रही है और कौन सी बॉडी हीट एवॉल्व कर रही है। क्वेश्चन नंबर 9, is it possible according to second law of thermodynamics to construct a heat engine that is free from thermal pollution? तो बेटा हमारे पास जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है उसके अंदर हम कार्नोट इंजन के बारे में पढ़ते हैं। तो हम जब कार्नोट इंजन के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ये पता लगता है कि कार्नोट इंजन एक आर्बिट्रेरी या एक फर्जी सपोज्ड इंजन है। रियल लाइफ में कार्नोट इंजन 100% एफिशिएंसी नहीं देता। तो हमारे पास इसका जो आंसर है, इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन दैट विल नॉट एक्सपेल हीट इनटू द एटमॉस्फेयर। एवरी हीट इंजन एक्सपेल हीट एनर्जी टू इट्स सराउंडिंग। अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की वायलेशन है। We state that it is not possible to construct a heat engine that will not expel heat into atmosphere and convert all the heat energy into work. तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक आपके पास कोई भी हीट इंजन ऐसा नहीं है जो हीट एक्सपेल नहीं करेगा, इसलिए आपके पास जो भी हीट आपके पास एब्जॉर्ब होगी वो लाजमी एक्सपेल आउट हो जाएगी। इसलिए कोई भी आपके पास हीट इंजन ऐसा नहीं होगा जो आपके पास थर्मल पोल्यूशन से फ्री हो। थर्मल पोल्यूशन क्या होती है? हीट का हवा में इखराज। हीट का हवा में इखराज का मतलब है नहीं हीट को एक्सपेल करना हवा के अंदर। ओके, ये जो क्वेश्चन नेक्स्ट है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैन स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस बी जीरो और इन्फिनिटी? कैन स्पेसिफिक हीट बी नेगेटिव? क्या स्पेसिफिक हीट नेगेटिव भी हो सकती है? मोलर स्पेसिफिक हीट जो है वो आपके पास जीरो हो सकती है। कब होती है? एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर डेल्टा क्यू बराबर होता है सी एंड डेल्टा टी के अंदर, और वेयर सी इज द मोलर स्पेसिफिक हीट। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर आपके पास हीट एंटर भी नहीं होती और सिस्टम पे लीव भी नहीं करती, इसलिए डेल्टा क्यू आपके पास जीरो के बराबर होता है। और अगर हम डेल्टा क्यू को जीरो पुट करें तो सी की वैल्यू जीरो आ जाएगी। पार्ट बी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैन बी इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कब होती है? जब हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता, यानी डेल्टा टी बराबर है जीरो के, और अगर हम डेल्टा टी जीरो पुट करें तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। लेकिन ये जो स्पेसिफिक हीट होती है ये आपके पास पॉजिटिव होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि आपके पास डेल्टा क्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, ना ही एन नेगेटिव होगा ना ही डेल्टा टी नेगेटिव होगा। और अगर ये तीनों नेगेटिव नहीं आ सकते तो आपके पास मोलर स्पेसिफिक हीट कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 11 जो लास्ट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का, एक इन्वेंटर क्लेम करता है टू हैव डेवलप्ड एन इंजन, हीट इंजन, उसने हीट इंजन बनाया है जो कि वर्किंग करता है 27 डिग्री से 227 डिग्री के अंदर, और कहता है इसकी एफिशिएंसी 45% है। क्या उसने ठीक क्लेम किया है? तो अगर मैं टेम्परेचर T1 लेता हूं तो वो हम उसको केल्विन में कन्वर्ट करें तो 500 केल्विन, और T2 को अगर मैं केल्विन में कन्वर्ट करूं तो 300 केल्विन। एफिशिएंसी का फार्मूला होता है 1 - T2/T1, और ये बराबर आती है एफिशिएंसी 0.4 के बराबर। परसेंटेज निकालें तो ये 40% है। तो जो आपके पास आपके ये जो इंजीनियर है उसने
जो क्लेम किया है कि इसकी एफिशिएंसी 45% है, तो ये क्लेम गलत है, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी कितनी आ रही है 40%। तो जो इन्वेंटर ने एफिशिएंसी बताई है वो गलत बताई है कि वो 45% नहीं है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है 40%।